$1 खरीदने के लिए आपको 2 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा, यानी $1 को खरीदने के लिए यू हैव टू एक्सचेंज विद 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि मैं बाहर की कंट्री में सामान बेच रही हूँ तो देश में पैसा आएगा, यानी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हमारे देश में पैसा आ रहा है। आज जो रेट चल रहा है, जो करंट रेट चल रहा है, जो आज रेट चल रहा है, आज बोला मैंने $1 इक्वल टू 80 रुपए है, तो उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा या तो बेचा जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, याद रखना। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूं तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, बच्चों आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो नेम है वो आप देख पा रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है बच्चे आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। कुछ इंपैक्ट्स है वो हम करेंगे, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का टॉपिक बहुत करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक करेंगे, मैनेज फ्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, मैनेज फ्लोटिंग करेंगे। डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार इसका डिफरेंस। रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, हम इस सारे टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है मेरे बच्चे फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है मेरे बच्चे फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब है विदेशी करेंसी। विदेशी करेंसी का मतलब है हमारे भारत की करेंसी के अलावा जितनी भी अदर करेंसीज होती है, चाहे वो डॉलर है, यूरो है, पाउंड, मतलब भारत की रुपीस, मतलब रुपीस हमारे भारत की करेंसी, मतलब जो रुपीस है, रुपीस के अलावा जितनी भी बाहर की करेंसीज है उसको हम क्या बोल देते हैं मेरे बच्चे, फॉरेन करेंसी बोल देते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का मतलब इट रेफर्स टू करेंसी, एक ऐसी करेंसी ऑफ एनी कंट्री अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी भारत की करेंसी के अलावा जितनी भी अदर कंट्रीज की करेंसीज है उसको हम क्या बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी बोलते थे। जैसे कि यूएस का जो डॉलर है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी है, राइट। नेक्स्ट है मेरे बच्चे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट का मतलब होता है प्राइस, रेट मतलब प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है किस रेट पे, ध्यान समझिए एक बार, यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब इट रेफर्स टू अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि किस रेट पे आप एक करेंसी को एक्सचेंज करोगे फॉर अनदर करेंसी। समझाती हूँ, लेट्स से अगर मुझे $1 खरीदना है, मान लो $1 आपका चल रहा है मान लो 70 रुपए, $1 आपका चल रहा है 70 रुपए, यानी आपको $1 को खरीदने के लिए, एक फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए आप किससे एक्सचेंज करो, मैं अपने 70 रुपए दे रही हूँ, $1 को खरीदने के लिए आप ₹70 दे रहे हो, यानी 70 रुपीज से एक्सचेंज कर रहे हो, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी किस रेट पे, किस प्राइस पे, किस रेट पे आप एक करेंसी को खरीदने के लिए कौन सी करेंसी से एक्सचेंज करो, यानी इट रेफर्स टू अ रेट एट विच वन करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है फॉर अदर। एक करेंसी को खरीदा जाता है, एक करेंसी को एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब तो लेन देन, एक करेंसी को खरीदा जा रहा है यानी डॉलर को खरीदा जा रहा है फॉर अनदर यानी फॉर रुपीज, यानी $1 को खरीदने के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। सेम अगर $2 खरीदने तो कितने देने पड़ेंगे, 140 रुपए देने पड़ेंगे। तो वही है, दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है किस रेट पे आप एक करेंसी को खरीद रहे हो तो उसके बदले में आप दूसरी करेंसी दे रहे हो, यानी किस रेट पे एट विच वन करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है फॉर अदर, एक करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है फॉर अदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 3 सिस्टम जो हम बात करें, एक होता है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, एक होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, और एक होता है मेरे बच्चे आपका मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज को कौन डिसाइड करती है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पे मेरे बच्चे रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो हम डिसाइड करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे कौन डिसाइड किया जाता है, यहाँ कौन डिसाइड करते हैं, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और तीसरा होता है मेरे बच्चे मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। हाइब्रिड क्यों बोला गया, क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग में इन दोनों का ही वो कॉम्बिनेशन है,
ध्यान समझिए, मैनेज फ्लोटिंग जो है दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ पे दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है और मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई का भी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी दोनों के बेसिस पे जो है रेट ऑफ एक्सचेंज को क्या किया जाता है मेरे बच्चे, डिसाइड किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे बच्चे, डिसाइड किया जाता है। यहां तक क्लियर है सबको, इजी है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे फटाफट से। सबसे पहले हम इसको डिटेल में करते हैं। सबसे पहला क्या आपका, सबसे पहले आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है आपका, सबसे पहले है मेरे बच्चे, सबसे पहले आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी हम इसको डिटेल में ही कर रहे हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको पता है ये क्या है, जिसमें जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जो भी प्राइस है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, उसको कौन डिसाइड करती है, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट ही क्यों करती है, ताकि देश में क्या है, स्टेबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, ना ही बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड हो फॉरेन करेंसी की, ना ही बहुत ज्यादा डेफिशिएंट डिमांड हो, देश में स्टेबिलिटी रहे। उसके हिसाब से जो है वो रेट ऑफ एक्सचेंज को क्या करती है, डिसाइड करती है। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि $1 60 का है, मान लो लेट्स से, ये कौन डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। यहाँ पे $1 60 का है, $1 50 का है, $1 40 का है, $1 80 का है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कौन डिसाइड कर रही है, इट इज डिसाइडेड और इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर मेरे बच्चे दो इसको हम समझने वाले, दो पार्ट्स में हम इसको समझने वाले। एक है मेरे बच्चे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एक होता है मेरे बच्चे ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। सबसे पहले समझेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है। यहां पे मेरे बच्चे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको जो डिसाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिसाइड किया जाता है। ध्यान समझिए, यहां पे मेरे बच्चे रेट ऑफ एक्सचेंज को जो डिसाइड किया जाता है वो किस में डिसाइड किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में जो है मेरे बच्चे डिसाइड किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूं, मान लो $1 जो है वो मान लो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है। $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसका मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए आपको 2 ग्राम ऑफ गोल्ड देना पड़ेगा। यानी $1 को खरीदने के लिए यू हैव टू एक्सचेंज विद 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज को किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, गोल्ड के बेसिस पे किया जाता है। तो अब $2 का बताइए, तो $1 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है, तो अगर मुझे $2 खरीदने तो कितने से एक्सचेंज करना पड़ेगा, 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। ये आप बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये नहीं करना, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ अगर किसी बच्चे के सिलेबस में है। यहाँ पे क्या है, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट, या फिर जिसको मैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कहती हूँ। यहाँ पे ये कहता है कि जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज है जनरली कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट वगैरह डिसाइड करती है, हमें ये पता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करी जा सकती है, बट आफ्टर द परमिशन ऑफ IMF से परमिशन लेके रेट ऑफ एक्सचेंज में जो है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स की जा सकती है। ज्यादा मैं डिटेल में इसको नहीं जा रही हूं बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है और आपको ये टॉपिक नहीं करना, आपको यही वाला टॉपिक करना है, इसको आप अच्छे से कर जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, आपका फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको मैं पार्ट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहती हूँ। इसी को मेरे बच्चे फ्री एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, इसी को मेरे बच्चे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है और इसी को मेरे बच्चे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। सारे नेम्स आपको पता होना जरूरी है, अच्छे से नेम पढ़ जाना। चलिए जी, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज को किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है। याद रखिए, यहां पे किस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है, देश में स्टेबिलिटी लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार में, किस चीज का व्यापार, फॉरेन करेंसी का जो व्यापार हो रहा है, खरीदना बेचना, जो फॉरेन करेंसी का व्यापार होता है उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आना, ना ही बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड हो, ना ही बहुत ज्यादा कम डिमांड हो, ये वाली सिचुएशन है, देश में स्टेबिलिटी रहे, फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी रहे। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप ये देखो, ये आपका वाई एक्सेस और रीजन एक्स एक्सेस, ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये आपकी क्वांटिटी है। या किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जहां डिमांड और सप्लाई कट करती है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज यानी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है जी, आर भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर है। चलिए जी, तो ये सिंपल है, किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ
मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड किया जाता है। मान लो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, मान लो इसके आगे 60 था, मतलब यहां से क्या डिसाइड होगा कि $1 जो है ₹60 का मतलब क्या है कि $1 खरीदने के लिए आपको 60 रुपए से एक्सचेंज करना पड़ेगा, अपने इंडियन रुपीज यानी 60 रुपीज देने पड़ेंगे। यहां तक ठीक है, सबको समझ आया? अब यहां पे ध्यान से समझिए, मान लो अगर ये वाली सिचुएशन है, मान लो R1 ले लेती हूँ, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया 60 से मान लो 70 हो गया, एग्जांपल लेती हूँ, ये 60 रुपए था अब 70 हो गया, 70 हो गया, महंगा हो गया। खुद सोचो, जब महंगा होगा तो कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। उसकी डिमांड देख रहे हो आप, कम होगी, लेकिन उसकी सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, मैं जनरली आपको बता रही हूं, जब महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी और उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, यानी डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, यानी ये किस चीज की सिचुएशन होगी? याद रखना, ये अब बच्चे आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। किस चीज की सिचुएशन होगी? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। दूसरा केस ले लेती हूँ, मान लो मैं ये वाला केस ले लेती हूँ, यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो मेरा हो रहा है कम, ठीक है, मान लो 60 की जगह 50 हो गया, ठीक है। अब सस्ता हो गया तो आप देख रहे हो ये मेरी डिमांड कम है, अब इसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी सप्लाई यहां से देखिए, सप्लाई देख रहे हो कम हो रही। देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज सस्ता होगा तो ऑब्वियसली लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और इसकी जो सप्लाई है पीछे से कम, यानी डिमांड ज्यादा, यानी ये किस चीज की सिचुएशन होगी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। किस चीज की सिचुएशन होगी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो आसान भाषा में बात करूं, ये होता है डिमांड कर्व, ये होती है आपकी सप्लाई कर्व। किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है, ठीक है। यानी ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर ऊपर है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, तो ये किस चीज की सिचुएशन होगी? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी, ठीक है। और ये अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है तो ये किस चीज की सिचुएशन होगी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, ठीक है। सिंपल सी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, हम कुछ इंपैक्ट्स की बात करेंगे। इंपैक्ट्स को समझने के लिए मुझे ये टॉपिक आपको कराना जरूरी है। सबसे पहले हम एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की बात करने वाले। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो हमें पता है हमारी भारत की करेंसी रुपीस की बात करी जा रही है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कोई चीज का फायदा हो रहा है, एप्रिशिएट करना, किसी को एप्रिशिएट करना यानी अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है ना। डेप्रिसिएशन बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, डेप्रिशिएट होना है ना, कोई एसेट की वैल्यू कम हो जाना, हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा भी होगा। डेप्रिसिएशन बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, एप्रिसिएशन का मतलब क्या? ध्यान समझा, मान लो $1 को खरीदने के लिए पहले आपको 60 रुपए देने पड़ रहे थे। $1 को खरीदने के लिए आपको पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे, वही $1 को खरीदने के लिए अब आपको 50 रुपए देने पड़े। पहले $1 को खरीदने के लिए जेब से 60 रुपए जा रहे थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए 50 रुपए जा रहे, तो अच्छी बात है ना, कम जा रहा है पैसा, समझ रहे हो, अच्छी बात है। तो पॉजिटिव है, ये क्या है? एप्रिसिएशन की सिचुएशन है। यानी यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो फॉल हो रहा है, फॉल इन एक्सचेंज रेट। वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की बढ़ रही है इन इंटरनेशनल मार्केट, वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि $1 को खरीदने के लिए पहले जेब से 60 रुपए जा रहा था, वही $1 को खरीदने के लिए अब जेब से 50 रुपए जा रहा है। यानी वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की बढ़ रही है, यानी इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज अगर आप देख रहे हो फॉल हो रहा है, फॉल इन एक्सचेंज रेट, फॉल हो रहा है ना रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे देख लो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि मान लो पहले $1 को खरीदने के लिए आपको 60 रुपए देने पड़े थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए आपको 70 रुपए देने पड़े। पहले $1 को खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहे थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए अब आपकी जेब से 70 रुपए जा रहे, यानी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, बहुत नेगेटिव है ना, ज्यादा पैसा जा रहा है, यानी यहाँ पे राइज हो रहा है, राइज इन एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, लेकिन जो वैल्यू है हमारे डोमेस्टिक करेंसी की इन इंटरनेशनल मार्केट वो क्या हो रही है? डाउन हो रही, गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेस रुपीस की जरूरत है $1 को खरीदने के लिए, पहले 60 रुपए, $1 को खरीदने के 60 रुपए जा रहा था, अब कितना जा रहा है? 50 रुपए, यानी लेस रुपीस की रिक्वायरमेंट है $1 को खरीदने के लिए, यहाँ पे मोर रुपीस आर नीडेड टू बाय $1। अब बात करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लिख देना, फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सेम का सेम एग्जांपल लिख दीजिएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो कारण बात करें कि क्या कारण है कि एप्रिशिएट होती है, यानी ये सिचुएशन आने का क्या कारण है कि आप देख रहे हो रेट ऑफ एक्सचेंज एकदम से कम हो रहा है, क्या कारण? कोई चीज सस्ती होगी, क्यों सस्ती होती है आप खुद सोचो। यहाँ पे क्या, फॉरेन करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, यानी सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया। कोई चीज क्यों सस्ती होती है, उसकी वो क्यों सस्ती होगी, आप खुद सोचो। कोई भी चीज क्यों सस्ती होगी? जब उसकी डिमांड कम है, या तो लोग खरीद नहीं रहे इसलिए वो सस्ता हो गया, या उसकी सप्लाई बहुत है इसलिए वो सस्ता हो जाता है। अब यहाँ पे क्या, रेट ऑफ एक्सचेंज एक तरह से बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। कोई चीज महंगी कब होती है? जब उसकी डिमांड ज्यादा हो, या तो तब होती है, या उसकी सप्लाई कम हो पीछे से, तब होता है। तो ये इसके कारण है जो हमने बात करी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे फटाफट से हम इंपैक्ट्स बात करते हैं। पहला इंपैक्ट है इंक्रीज इन डिमांड का, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड का, तीसरा है आपका इंक्रीज इन सप्लाई का, और चौथा है आपका
डिक्रीज इन सप्लाई का। चारों केसेस है, मैंने एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट ऑफ एक्सचेंज, क्वांटिटी, रेट ऑफ एक्सचेंज, क्वांटिटी, रेट ऑफ एक्सचेंज और क्वांटिटी, चार केसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए जी, फटाफट से पहले इनिशियल डिमांड सप्लाई बनाते हैं। ये आपकी इनिशियल डिमांड, ठीक है, ये आपकी इनिशियल सप्लाई, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। सेम ये आपकी डिमांड कर्व, ये आपकी सप्लाई कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। सेम ये आपकी डिमांड कर्व, ये आपकी सप्लाई कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सेम मेरे बच्चे, ये आपकी डिमांड कर्व, ये आपकी सप्लाई कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सेम, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अब कुछ इंपैक्ट शो करते हैं। सबसे पहले इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ गई, यानी होल डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी से D1, ठीक है। तो अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां है? यार है, ये आपकी न्यू डिमांड कर्व, ये आपकी सप्लाई है इनिशियल वाली, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यार है, ठीक है। तो आप देख रहे हो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो हमारा इंपैक्ट क्या शो रहा है? जल्दी से बताइए। ई से E1 पहला इंपैक्ट ये शो कर रहे हैं, ठीक है। OR से OR1 रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और OQ से OQ1 क्वांटिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। OQ से OQ1 क्वांटिटी भी जो है बढ़ रही है। तीन इंपैक्ट्स हमने शो करे यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या शो कर पा रहे हैं और ये किस चीज की सिचुएशन, अगर आप मुझे यहाँ पे बताइए। सबसे पहले देखिए, जब मेरी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, तो ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डिमांड बढ़ेगी, आप खुद सोचो, डिमांड ज्यादा, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी आप खुद देखिए, मेरी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ रही है, तो इस वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी किस चीज की सिचुएशन है बताइए? एप्रिसिएशन की सिचुएशन है या डिप्रिसिएशन? यानी मान लो अगर ये 50 था पहले, अब 60 हो गया। पहले $1 जो था, $1 मान लो पहले 50 था, ये डॉलर है, अब $1 अब 60 रुपए हो गया। पहले $1 खरीदने के लिए 50 जा रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहे हैं। यानी किस चीज की सिचुएशन है? ये डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की जो है सिचुएशन है। सिंपल सी बात है। चलिए जब आगे चलती है फटाफट से, दूसरा केस डिक्रीज इन डिमांड का केस ले लेते हैं। ये डिक्रीज इन डिमांड का केस ले लेते हैं, ठीक है। D1 डिक्रीज इन डिमांड का, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ये है E1, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है, और एक क्वांटिटी भी कम, क्योंकि डिक्रीज हो रही है डिमांड, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या रहा है? कम। तीन इंपैक्ट शो करोगे, E से E1, ठीक है, OR से OR1 क्या हो रही है? कम हो रहा है, और सेम OQ से OQ1 ये भी क्या हो रहा है? कम। तो किस चीज की सिचुएशन है? पहले मान लो 60 रुपए था, अब 50 हो गया। पहले खरीदने के लिए $1 खरीदने के 60 रुपए जा रहे थे, वही $1 खरीदने के लिए 50 रुपए जा रहा है। अच्छी बात है। तो जो चीज अच्छी बात है, किस चीज की सिचुएशन है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की सिचुएशन है। अब जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे? इंक्रीज इन सप्लाई का केस है। सप्लाई बढ़ रही है, आपकी सप्लाई बढ़ रही है, आपकी सप्लाई बढ़ रही है। तो ये आपकी क्या होगी? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये आपका क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ये लिख लेना भाई, E से E1, OR से OR1 कम हो रहा है, OQ से OQ1 बढ़ रहा है। ये तीन इंपैक्ट्स हम यहाँ से शो कर पा रहे हैं, इंपैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या किस चीज की सिचुएशन है? पहले $1 को खरीदने के लिए मान लो 60 रुपए जा रहे थे, वही $1 को खरीदने के लिए जेब से 50 रुपए जा रहे। अच्छी बहुत है, फायदा है भाई। पहले 60 रुपए जा रहे थे, 50 रुपए जा रहे। तो ये तो किस चीज की सिचुएशन है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की सिचुएशन है। सीधी सी बात है, सप्लाई बढ़ेगी, कोई चीज की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है। पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहे थे, वही $1 को खरीदने के लिए 50 रुपए जा रहे, जेब से कम पैसा जा रहा है। तो एप्रिसिएशन की सिचुएशन। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम है मतलब डिमांड ज्यादा है, वो वाली सिचुएशन है। डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो ये आपका क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है? देख लो, दोबारा से देख लो, जिसको अगर दिक्कत है मैं दोबारा से बता देती हूं, देख लो। ये आपकी क्या है? सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। ये आपकी इनिशियल डिमांड का, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये आपकी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई कम हो रही है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑब्वियसली बढ़ेगा, सीधी सी बात है। वो तीन इंपैक्ट शो कर देना, सीधी सी बात है। अभी बताइए, पहले $1 को खरीदने के लिए 50 रुपए जा रहा था, $1 को खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहा है। पहले $1 को खरीदने के लिए जेब से 50 रुपए जा रहा था, अब वही $1 को खरीदने के लिए जेब से 60 रुपए जा रहा है। ज्यादा पैसा जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है। ये किस चीज की सिचुएशन है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की सिचुएशन है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये चार इंपैक्ट्स है जो हमने यहाँ से अच्छे से समझ लिए। अब फटाफट से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड? या फिर क्या कारण है कि हम फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन
करेंसी की डिमांड करते हैं। क्यों हम डिमांड करते हैं? तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम बात करते हैं, इसकी वजह से हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है। सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन का मतलब है कि मैंने मान लो बाहर की कंट्री से लोन लिया, अब मुझे वो लोन को चुकाना है, बाहर की कंट्री को देना है, तो अब वहां तो गांधी जी नहीं चलते, वहां तो रुपीस नहीं चलता, तो ऑब्वियसली जिस कंट्री से लोन लिया है उसी कंट्री की करेंसी में लोन चुकाऊंगी ना। मान लो मैंने अमेरिका से लोन लिया, हाँ ठीक है, तो मैं जो लोन चुकाऊंगी वो उनकी कंट्री की करेंसी में ही चुकाऊंगी ना, एग्जांपल में ले रही। सो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन का मतलब है अगर मैंने बाहर की कंट्री से लोन लिया है तो अब मुझे चुकाना है, तो अब मैं उनको पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड करूंगी ताकि मैं उसको चुका पाऊं। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे बाहर की कंट्री में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए होगा, तो ही मैं बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर पाऊंगी, लगा पाऊंगी। इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है बाहर की कंट्री से सामान खरीदी, सामान खरीदी, देश से पैसा जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, गांधी जी तो वहां चलते नहीं, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में जाएगा, तो मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड करूंगी ताकि मैं बाहर की कंट्री को पे कर सकूं। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड। डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड का मतलब है बाहर की कंट्री से कुछ सामान खरीद रही हूं, कुछ भी परचेज कर रही हूं, अब परचेज कर रही हूं तो पैसा जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, जिस भी कंट्री से खरीद रही हूं वहां की करेंसी में मुझे पे करना पड़ेगा, तो हमारे देश से पैसा जाएगा, यानी फॉरेन करेंसी की मैं डिमांड कर रही हूं। नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन, यानी मैं बाहर की कंट्री में कुछ डोनेट करना चाह रही हूं, तो ऑब्वियसली वहां गांधी जी नहीं चलते, तो मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड करूंगी ताकि मैं डोनेट वगैरह कर सकूं। नेक्स्ट है पेमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। पेमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम का मतलब है मान लो मैंने बाहर की कंट्री से फैक्टर सर्विसेज लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सर्विसेज लिए, अब लिए तो देश से पैसा जाएगा, है ना, रेंट की फॉर्म में जाएगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में जाएगा, प्रॉफिट की फॉर्म में जाएगा, वेजेस की फॉर्म में देश से पैसा जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में जाएगा, तो मैं उस केस में फॉरेन करेंसी की क्या करूंगी, डिमांड। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है सट्टा लगाना। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना। व्यापार का मतलब होता है खरीदना बेचना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं फॉरेन करेंसी को, कि जैसे फॉरेन करेंसी कोई डॉलर सस्ता हुआ फटाफट से खरीद लेंगे, जैसे डॉलर महंगा हुआ फॉरेन करेंसी महंगी हुई फटाफट से बेच देंगे। लेट्स से जैसे सस्ता हुआ, मान लो $1 मान लो पहले 80 रुपए था, ठीक है, एकदम से उस डॉलर जो है सस्ता हो गया 60 रुपए हो गया, लोगों ने फटाफट से उसको खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसकी डिमांड करना शुरू कर दिया, फॉरेन करेंसी की डिमांड करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया, कि जैसे उसका रेट बढ़ेगा, मान लो $1 एकदम से फिर 70 रुपए हो गया, तो फटाफट से इसको क्या कर देंगे, बेच देंगे, और बाकी का जो है 10 रुपए क्या कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। सिंपल सी बात। बहुत लोग स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि फॉरेन करेंसी की हमारे देश में कब सप्लाई होती है। कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ पे भूल गए यहाँ पे लिखना, ठीक है, तो यानी फॉरेन करेंसी की हमारे देश में कब सप्लाई होती है, यानी हमारे देश में फॉरेन करेंसी कब आती है। सबसे पहले एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, कि मैं बाहर की कंट्री में सामान बेच रही हूं तो देश में पैसा आएगा, यानी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हमारे देश में पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर की कंट्री हमारे देश में पैसा लगा रही, इन्वेस्ट कर रही, तो यानी देश में पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी आ रही है, यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि बाहर के लोग हमारा सामान खरीद रहे तो देश में पैसा आ रहा है। क्या डायरेक्ट परचेसेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर के लोग सामान खरीद रहे हमारे देश से, तो देश में पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी आ रही है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपने बाहर की कंट्री से पैसा उधार लिया, लोन लिया, तो देश में फॉरेन करेंसी की क्या होगी, सप्लाई होगी। नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर की कंट्री वाले लोग हमारे देश में डोनेट कर रहे हैं, ग्रांट डोनेशन वगैरह कर रहे हैं, तो देश में पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हमारे देश में पैसा आ रहा है। इनकम रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, कि यहाँ पे फैक्टर इनकम हमारे देश में आ रही है। फैक्टर इनकम हमारे देश में आने का मतलब है कि हमने मान लो सर्विसेज दी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सर्विसेज दी है, तो देश में पैसा आएगा, रेंट की फॉर्म में आएगा, इंटरेस्ट की फॉर्म में आएगा, वेजेस की फॉर्म में आएगा, प्रॉफिट की फॉर्म में आ रहा है, यानी पैसा आ रहा है, यानी फैक्टर इनकम आ रही है देश में, ठीक है। अब आ रही है तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हमारे देश में पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब एनआरआई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको एग्जांपल समझ लो, लेट्स से मेरे बच्चे, ये मान लो मेरे बच्चे इंडिया है, ठीक है, ये मान लो मेरे बच्चे कनाडा है, ठीक है, मेरा घर था इंडिया में, ठीक है, अब मैं इंडिया से कहां चलेगी, कनाडा शिफ्ट होगी, वहां पे पीआर वगैरह लगी, लेकिन मेरा परिवार वहां पे रह रहा। मैं इंडिया रहती थी, अब इंडिया से मैं कहां शिफ्ट होगी, कनाडा शिफ्ट होगी। अब मेरा ध्यान से एक मिनट को, ठीक है, अब मैं कहां शिफ्ट होगी, मेरे बच्चे कनाडा शिफ्ट होगी, मैंने यहाँ पे मेरे को पीआर मिल गया, अब मैं यहाँ की नागरिक होगी, ठीक है, तो अब मैं भारत के लिए एनआरआई हूँ, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अब मैं कनाडा की रेजिडेंट मानी जा रही हूँ, ठीक है जी। अब मेरे परिवार तो वहीं रह रहे, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर महीने ने अपने परिवार को पैसा भिजवा रही हूँ। क्या हो गया है, कोई बात नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे हर महीने अपने परिवार को पैसा भिजवा रही हूँ। अब मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए भाई, मैं हर महीने अपने माँ बाप को पैसा भिजवा रही हूँ। तो देश में पैसा आ रहा है, हमारे भारत में पैसा आ रहा है, बाहर की कंट्री से देश में पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी की हमारे देश में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो ये भी होता है यार, बहुत से बच्चे होते हैं जो कनाडा जाके या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे बस जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को पैसा भिजवाते हैं, है ना,
यही है ना, रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट। अब ध्यान समझिए, नॉन रेजिडेंट क्यों बोला? अब मैं भारत से कहां चलेगी? कनाडा, तो मैं इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट और मैं किसकी रेजिडेंट हूं? कनाडा की रेजिडेंट हूं, ठीक है, ठीक है। अब ये पैसा भिजवा रहा है अपने माँ बाप को, पैसा भिजवा रहा है, भिजवा रहा है, भिजवा रहा है, तो देश में पैसा आ रहा है, यानी देश में पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी की क्या हो रही है मेरे बच्चे? सप्लाई हो रही है। चल जी, अगला जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में फर्क है, ऑलमोस्ट सेम है ये, बट फिर भी इनमें फर्क है। डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन, क्या फर्क है समझते हैं। देखिए, डिप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया, डिप्रिसिएशन बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, वैसे डीवैल्यूएशन भी नेगेटिव ही वर्ड है। वैल्यू यानी डीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि वैल्यू डाउन हो रही है, डी मतलब रिडक्शन हो रही है इन द वैल्यू। सेम यहाँ पे भी वही है, समझते। डिप्रिसिएशन क्या पढ़ा था मैंने? डिप्रिसिएशन क्या पढ़ा था कि $1 पहले, मतलब $1 को खरीदने के लिए पहले मुझे 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए मान लो मुझे 70 रुपए देने पड़ रहे। सेम डिवैल्यूएशन है, $1 को खरीदने के लिए पहले मेरी जेब से 60 रुपए जा रहे थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए मेरी जेब से अब 70 रुपए जा रहे हैं। सेम है, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, लेकिन जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की इन इंटरनेशनल मार्केट वो क्या हो रही है? डाउन हो रही है, क्योंकि पहले $1 को खरीदने के लिए जेब से 60 रुपए जा रहे थे, वही $1 को खरीदने के लिए 70 रुपए जा रहे हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज तो बढ़ रहा है, लेकिन जो वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो क्या हो रही है? डाउन हो रही है इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। लेकिन फर्क है, दोनों ही सेम है, लेकिन फर्क क्या है? डिप्रिसिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसके बेसिस पे होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कि पहले 60 था 70 था, वो किसकी वजह से हुआ है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हुआ है ये, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के अंडर आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे डीवैल्यूएशन जो है, यहाँ पे भी पहले $1 60 रुपए का था, अब $1 70 रुपए का होगा, लेकिन ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो हमने बात करी, ये जो हुआ है 60 से 70 हुआ है, वो किसने किया? ये मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया। इट इज डेलिबरेटली डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, कई बार देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल शॉक से बचने के लिए, देश में कोई भी एक्सटर्नल शॉक वगैरह ना आए, तो ये गवर्नमेंट जानबूझ के करती है डीवैल्यूएशन, याद रखना। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसके बेसिस पे है? मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे है, इसलिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता है, और एक गवर्नमेंट करती है तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं मेरे बच्चे, डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में फर्क है। डीवैल्यूएशन का मतलब है इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। सेम है, फॉल हो रही है, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, बट हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, फॉल हो रही है इन इंटरनेशनल मार्केट, विच इज डेलिबरेटली डन बाय द गवर्नमेंट, जो हमारे देश की सरकार जानबूझ के करती है, लीडिंग टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ रहा है। सेम यहाँ पे है, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू है यहाँ पे डाउन हो रही है, क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहा था, अब वही $1 खरीदने के लिए जेब से 70 रुपए जा रहा है, यानी डोमेस्टिक करेंसी हमारी, यानी भारत की जो करेंसी की वैल्यू वो क्या हो रही है? यहाँ पे डाउन हो रही है, विच इज डन बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने करी, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है, और यहाँ पे भी जो मेरे बच्चे रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये किसके अंडर आ रहा है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, और ये किसके अंदर आता है मेरे बच्चे? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के अंडर। अब जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों डिवैल्यूएशन करती है, क्यों सरकार ये करती है, और क्या ऑब्जेक्टिव है डिप्रिसिएशन का? जो मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों जानबूझ के सरकार जो है ये सिचुएशन लेके आती है, डिवैल्यूएशन करती है अपनी, मतलब हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू कर रही है, कम कर रही है, क्यों कर रही है? इसके दो ऑब्जेक्टिव है, पहला है एफडीआईज को बढ़ाना और दूसरा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। क्या मतलब हुआ? देखिए भाई, अब पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहे थे, भाई $1 खरीदने के लिए जेब से कितना जा रहा है? 70 रुपए जा रहा है, यही है ना सिचुएशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एफडीआईज। एफडीआईज का मतलब क्या है? ताकि बाहर के लोग हमारे देश में ज्यादा इन्वेस्ट करें। पहले हमें 60 के हिसाब से पैसा आ रहा था, अब हमें 70 के हिसाब से पैसा आएगा, एफडीआईज बढ़े। और दूसरा एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट्स मतलब हम बाहर की कंट्री में सामान बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। पहले 60 रुपए के हिसाब से देश में पैसा आ रहा था, अब 70 रुपए के हिसाब से पैसा आ रहा है, तो देश में पैसा ज्यादा आएगा, इस वजह से करती है। ध्यान से समझिए, दो ऑब्जेक्टिव है, एफडीआईज को बढ़ाना और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। एफडीआईज मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो बाहर के देश के लोग हैं वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करें। पहले जो है 60 के हिसाब से पैसा आ रहा था, अब 70 के हिसाब से पैसा आ रहा है, यानी देश में पैसा ज्यादा आ रहा है। दूसरा एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट का मतलब हम बाहर की कंट्री में बेच रहे तो देश में पैसा आ रहा है, पहले 60 के हिसाब से आ रहा था, अब 70 के हिसाब से आ रहा है, देश में पैसा ज्यादा आ रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है जो जानबूझ के इसलिए गवर्नमेंट जो है डिवैल्यूएशन करती है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे भी दोनों सेम है, एफडीआईज को बढ़ाना और दूसरा एक्सपोर्ट। लेकिन ये नेचुरल फिनोमिना है, ये जानबूझ के मतलब ऐसा नहीं किया जाता, ये नेचुरल, ये अपने आप हुआ है, ये अपने आप हुआ है मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है बच्चे? इट इज अ प्लान्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस नॉट प्रोन टू एक्सटर्नल शॉक। ये जानबूझ के गवर्नमेंट करती है, इसलिए देश को कोई भी एक्सटर्नल शॉक नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती।
इट इज प्रॉन टू एक्सटर्नल शॉक एंड इकोनॉमी में फेस डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि एकदम नेचुरली हुआ है। कई बार हम इतना तैयार भी नहीं होते इस सिचुएशन के लिए, तो इससे हमारी इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक्स हो सकते हैं। यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट हर चीज को परख के ही कोई काम करेगी, है ना। तो इकोनॉमी को कोई भी एक्सटर्नल शॉक्स नहीं होते। सो अंडर दिस गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड देयर इज नो रोल ऑफ मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे जो रोल है वो सिर्फ गवर्नमेंट का, क्योंकि कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं है। और यहाँ पे किसका रोल है, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई का ही इंपॉर्टेंट रोल है। देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंस द करेंसी इज डीवैल्यूएटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू रेज इट्स वैल्यू। एक बार अगर किसी देश ने अपने देश की अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर लिया तो वो बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि जानबूझ के गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता, डेप्रिसिएशन अपने आप हुआ, अपने एक नेचुरल है, अपने आप हुआ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो अगर एक बार डेप्रिशिएट हो गई है तो वो एप्रिशिएट हो सकती है। वंस द करेंसी इज डेप्रिशिएटेड दैट इट कैन बी एप्रिशिएटेड, बिकॉज ये क्या है, आपका नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक बार डिवैल्यूएट कर दिया तो आप उसकी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जानबूझ के किया, ये नेचुरल हो, डेप्रिशिएट हुआ तो नेचुरली वो एप्रिशिएट हो सकती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये आपके लिए एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूं। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या फर्क है, बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे, बस अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में भी सेम ही है, बिल्कुल डिट्टो है, बस फर्क ये है होगा कि रीवैल्यूएशन में क्या गवर्नमेंट जानबूझ के करती है और एप्रिसिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता है, और वो किसके अंडर आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। एक बार अगर आपने ये सारी चीजें, बस नॉर्मल आपको पॉइंट्स लिखना है, तो एक बार आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करके आना, ठीक है, हो जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना, अगर एक बार कंट्री की वैल्यू रीवैल्यूएट कर दी तो उसको भी डीवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, सेम। और यहाँ पे अगर एप्रिसिएशन की सिचुएशन है तो अपने आप डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट हम बात करें। हमें पता है देयर आर 3 सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एक है फ्लेक्सिबल, एक है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक है आपका मैनेज फ्लोटिंग। ये आपको पता है, जिसमें कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। तीसरा होता है आपका मैनेज फ्लोटिंग, जो हम यहाँ पे समझने वाले डिटेल में। व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग? मैनेज फ्लोटिंग मेरे बच्चे हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। हाइब्रिड का मतलब है इन दोनों के ही फीचर्स है, यानी मैनेज फ्लोटिंग में क्या है, यहाँ पे दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का भी इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो एक एक करके समझते, ध्यान समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, सबका ध्यान अब यहां होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही, ध्यान समझना। मैनेज फ्लोटिंग में दोनों का रोल है, ध्यान समझिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का भी इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे निकाला जाता है। जहां डिमांड और सप्लाई कट कर रही है उसके हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज को निकाला जा रहा है। मान लो रेट ऑफ एक्सचेंज निकल के आया आपका, मान लो $1.70, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ये निकल के आया यहाँ से, रेट ऑफ एक्सचेंज कितना, क्या निकल के आया यहाँ से, $1.70। अब सरकार ये कहती है कि भाई ये रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, सरकार को लग रहा है कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज सही नहीं है, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, देश में एक्सटर्नल शॉक लग सकते हैं, कुछ भी, सरकार को ये रेट ऑफ एक्सचेंज सही नहीं लग रहा। सरकार चाहती है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लगभग $1.60 के आसपास होना चाहिए, $1 = 60 रुपए, इतना होना चाहिए। तो अब पहले क्या किया हमने, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया। अब सरकार को लग रहा है कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, तो अब सरकार इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है, इसमें अपना इंटरफेयर कर सकता है और कोशिश करता है कई बार कि इस एक्सचेंज रेट को इसके क्लोजर लाया जा सके। ये डिजायर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज है जो सरकार चाहती है, दिस इज डिजायर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज जो सरकार चाहती है। तो क्या करती है, इस एक्सचेंज रेट को इसके क्लोजर लाने की कोशिश करती है। मान लो सरकार ले आई $1 = 62, ये फाइनल कर दिया। जरूरी नहीं है ये ला पाए, क्लोजर लाने की कोशिश करती है कि इसके क्लोजर आ जाए ताकि देश को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। ये कई बार करती है और कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करती है, बट फिर भी कई बार सरकार बहुत ज्यादा डर्टी गेम्स खेलती है
थोड़ा पॉलिटिक्स करती है, तो इसलिए इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सरकार कई बार, गवर्नमेंट कई बार कुछ डर्टी गेम्स, कुछ डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो कुछ अपने फायदे के लिए, तो इसलिए इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो एम आई क्लियर टू यू ऑल? यही है मेरे बच्चे, एक बार देख लेते हैं मेरे बच्चे। मैनेज फ्लोटिंग क्या है? एक हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है। हाइब्रिड क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का भी और मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। बट सेंट्रल बैंक यानी जो आरबीआई है या फिर गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती है टू रेगुलेट द एक्सचेंज रेट, दैट इज द एडजस्टमेंट कैन बी मेड अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। कहने का मतलब है कि वैसे तो मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है, बट कई बार सरकार को ये रेट ऑफ एक्सचेंज पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं लग रहा कि देश को सुरक्षित करना है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स वगैरह, तो कई बार सरकार क्या करती है, इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकती है, अपना इंटरफेयर कर सकती है। मेन एम क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है सरकार का, ये क्यों एडजस्टमेंट करती है, क्यों इसमें इंटरफेयर करती है सरकार? द मेन एम जो है इज टू कीप द एक्सचेंज रेट क्लोजर टू द डिजायर्ड वैल्यू एंड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। क्या ऑब्जेक्टिव है सरकार का? ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो निकल के आया ना रेट ऑफ एक्सचेंज को, इसको क्लोजर लेके आ सके टू द डिजायर रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सरकार चाहती है ये होना चाहिए, लेकिन निकल के ये आया तो सरकार इसके क्लोजर लेके आ सकती है, कुछ अपना इंटरफेयर करती है, कुछ एडजस्टमेंट्स करती है और ट्राई करती है उसको क्लोजर लेके आना, किसके क्लोजर? टू द डिजायर रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसी को हम जो है डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्यों डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं? क्योंकि कई बार सरकार कुछ डर्टी गेम्स खेलती है, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह खेलती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डर्टी फ्लोटिंग। तो अगर आप ध्यान समझो, यहाँ पे हम दोनों का ही रोल है। सबसे पहले मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर सरकार को ये रेट ऑफ एक्सचेंज सही नहीं लग रहा तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके अपनी खुद की मनमानी कर सकती है, यानी गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई का भी इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, यहां तक। चलिए, जो अगला टॉपिक है, जो आपका आखिरी टॉपिक है, वो है मेरे बच्चे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या होती है? क्या है मेरे बच्चे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या बताया था? फॉरेन करेंसी। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप क्या करते हो मेरे बच्चे? बाय करते हो या फिर क्या करते हो? सेल करते हो, खरीदते हो या बेचते हो। मार्केट क्या है? खरीदते हो या तो बेचते हो। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब है एक ऐसी मार्केट जहां पे आप फॉरेन करेंसी को खरीदते हो या फिर बेचते हो, उसको मैं बोलती हूँ बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी जगह जहां पे हम फॉरेन करेंसी को, जो यानी फॉरेन करेंसी को बॉट और सोल्ड, मतलब फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। इसको बेटा हम दो मार्केट्स पढ़ने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स आइदर एज, दोनों मार्केट पढ़ने वाले हैं। एक होता है मेरे बच्चे स्पॉट मार्केट क्या होता है और करंट मार्केट क्या होता है, दूसरा क्या है मेरे बच्चे? फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। फॉरवर्ड मार्केट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से करेंगे। चलिए जी, स्पॉट मार्केट और करंट मार्केट क्या है और फॉरवर्ड मार्केट क्या है, बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है? एक ऐसी मार्केट, ध्यान समझिए, एक ऐसी मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा बेचा जाता है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ऑफ टाइम मतलब क्या है? जो आज रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा या तो बेचा जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आज रेट ऑफ एक्सचेंज मान लो चल रहा है $1 इक्वल टू 60 रुपए, तो इसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा या तो बेचा जाएगा। अगर आज रेट ऑफ एक्सचेंज मान लो चल रहा है $1 इक्वल टू 80 रुपए, तो इसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे जो है मेरे बच्चे क्या किया जाएगा? खरीदा या तो बेचा जाएगा। तो यही है मेरे बच्चे स्पॉट मार्केट, जिसको करंट मार्केट भी बोला जाता है। स्पॉट मार्केट का मतलब है एक ऐसी मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा या तो बेचा जाता है एट द स्पॉट ऑफ टाइम। का मतलब है जो स्पॉट ऑफ टाइम, मतलब जो इस समय प्राइस चल रहा है, जो इस समय रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा या तो बेचा जाएगा। इसको करंट मार्केट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो करंट प्राइस चल रहा है, जो आज का जो प्राइस चल रहा है, यानी जो आज का जो करंट का रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे जो है खरीदा या तो बेचा जाएगा। किसको? फॉरेन करेंसी को खरीदा या तो बेचा जाएगा। आज रेट ऑफ एक्सचेंज 60 पे चल रहा है, तो इसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा जाएगा या तो बेचा जाएगा। अब इसके कुछ फीचर है, यानी सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज डन ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब जो आज जो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा बेचा जाएगा, आज डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, उसको हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। स्पॉट मार्केट को स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस रेट पे होता है? वो ऑन द स्पॉट रेट पे। ऑन द स्पॉट रेट का मतलब है जो ऑन द स्पॉट ऑफ टाइम पे जो रेट चल रहा है उस रेट पे खरीदा या तो बेचा चलेगा। आज जो रेट चल रहा है, जो करंट रेट चल रहा है, जो आज रेट चल रहा है, आज बोला मैंने $1 इक्वल टू 80 रुपए है, तो
उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा या तो बेचा जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, याद रखना, और इसको करंट मार्केट भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपके लिए बेटा फॉरवर्ड मार्केट। क्या है मेरे बच्चे, फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। मार्केट क्या है, मार्केट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे खरीदा या तो बेचा जाता है। किसको खरीदा या तो बेचा जाता है, यहाँ पे हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, यानी फॉरेन करेंसी को खरीदा या तो बेचा जाता है। और कब खरीदा बेचा जा रहा है, फ्यूचर में खरीदा जा रहा है। यहाँ पे क्या स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट खरीदा बेचा जा रहा है, जो ऑन द स्पॉट प्राइस है उस रेट ऑफ एक्सचेंज पे खरीदा जा रहा है या तो बेचा जा रहा है। फ्यूचर, फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में, यानी एक ऐसी मार्केट है जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा बेचा जा रहा है। वो कब खरीदा बेचा जा रहा है, फ्यूचर में खरीदा या तो बेचा जा रहा है। आज खरीद बेच नहीं रहे लेकिन फ्यूचर में खरीद बेच रहे हैं, लेकिन किस प्राइस पे खरीद बेच रहे हैं, जो आज का है, जो आज हमने डिसाइड किया। खरीदा बेचा फ्यूचर में जाता है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदा बेचा जाता है, जो आज डिसाइड हुआ। समझाती हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अच्छे समझाती हूँ, रिलैक्स। चलो मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे बच्चे ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मान लो मैं हूं, ठीक है, और एक और इंसान बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो तन्नू है, ये मान लो मन्नू है कोई। ठीक है, तन्नू मन्नू का केस लेते हैं। ठीक है, मान लो मुझे करेंसी खरीदनी है, मुझे करेंसी खरीदनी है, तो मैं क्या हूं, बायर हूं, और ये क्या है, सेलर है। फॉरेन करेंसी मुझे खरीदनी है, इस इंसान से मान लो मुझे खरीदनी है, एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मुझे फॉरेन करेंसी इस इंसान से खरीदनी। ठीक है, मैं क्या करूँ, खरीद रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपना लेती हूँ, मेरे को खरीदनी है। ठीक है, और मुझे खरीदना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि मैं तेरे से $10 खरीद रही हूँ, या जितने भी डॉलर खरीद रही हूँ, ठीक है, मुझे खरीदना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, मानते हो इतना। ठीक है, बट मेरे पास तो आज पैसा ही नहीं है, तो मेरे पास आज पैसा नहीं है। ठीक है, मैंने उसको बोला यार देख मनु, आज तो देख मेरे पास पैसा नहीं, एक काम करते मैं तेरे से अगले महीने खरीदूंगी। आज जो डॉलर का रेट चल रहा है वो $1 मान लो 70 पे चल रहा है, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, अब शुरू मत हो जाना गूगल करना मैम क्या चल रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आज मान लो डॉलर का रेट चल रहा है $1 इक्वल टू 70 पे। ठीक है जी, मैंने कहा देख भाई आज तो मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना तेरे से अगले महीने खरीदूंगी। हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने कहा मैं तेरे से अगले महीने जो है, अगले महीने की इस तारीख को तेरे से खरीदूंगी। अगले महीने की इस पर्टिकुलर डेट मैंने फाइनल कर दी हमने कि मैं तेरे से अगले महीने की इस पर्टिकुलर डेट पे फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह खरीदूंगी। ठीक है, और पैसा तेरे को दे दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि यार अगले महीने शायद महंगा ना हो जाए। आज डॉलर का रेट 70 पे चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई अगले महीने महंगा हो गया तो मैं तो लुट जाऊंगी यार, महंगा हो गया। क्योंकि मुझे एक है ना, एक गट फीलिंग आ रही है कि अगले महीने ना 80 रुपए जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। आज 70 पे तो अगले महीने 80 रुपए, यार मेरे तो नुकसान हो जाएगा। तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में, और हमने डिसाइड किया कि देख खरीदूंगी मैं तेरे से अगले महीने के इस तारीख पे, लेकिन आज प्राइस डिसाइड कर लेते कि किस प्राइस पे खरीदूंगी मैं तेरे से। तो हमने डिसाइड किया कि $1 जो है आज 70 रुपए का चल रहा है, मैं तेरे से अगले महीने 75 रुपए में खरीद लूंगी, क्योंकि मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि 80 रुपए तो आराम से जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, हमने बोला कि मैं तेरे से खरीदूंगी फ्यूचर में, एक डेट फाइनल कर दी, लेकिन किस प्राइस पे, जो हमने आज डिसाइड कर लिया, हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने आज डिसाइड कर लिया कि मैं तेरे से कितने रुपए में खरीदूंगी, 75 रुपए में खरीदूंगी। ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकूं, यानी लॉस से प्रोटेक्ट कर सकूं। मान लो लेट्स से फ्यूचर की बात ही ले लेते, एक महीने की इस तारीख आ गई, ये जो भी डेट हमने दी थी आ गई, और एक्चुअल में $1 80 रुपए का हो गया, एक्चुअल में $1 80 रुपए का। और मैंने कहा अरे मेरी तो बल्ले बल्ले होगी ना, क्या बल्ले बल्ले होगी, अरे क्योंकि मैं तो किस में खरीदूंगी, मैं तो 75 रुपए में खरीदूंगी। मार्केट में क्या चल रहा है, रेट 80 रुपए चल रहा है, तो मुझे 5 रुपए का क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, 5 रुपए का क्या होगा, फायदा, यानी मैं रिस्क और अपने लॉस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मेरा फायदा होगा। ठीक है जी, मेरा क्या होगा, फायदा होगा। दूसरा जो फायदा होगा, मैं क्या कर सकती हूँ मेरे बच्चे, स्पेक्यूलेटिव गेन भी कमा सकती हूँ। स्पेक्यूलेटिव गेन का मतलब क्या है कि आप देखो, मैं तो किसमें खरीदूंगी, 75 में ही खरीदूंगी। अब मार्केट में कितना चल रहा है, 80 रुपए चल रहा है, तो मैंने एक बार 75 में खरीद लिया, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है 75 में खरीद लिया, मार्केट में 80 चल रहा है, मैं साथ के साथ बेच दूंगी, 5 रुपए प्रॉफिट भी कमा लूंगी। स्पेक्यूलेटिव का बताओ, सट्टा, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना और पैसा कमाना। सस्ते में खरीदना, बेचना 80 रुपए में, और 5 रुपए प्रॉफिट भी कमाना। यही होते हैं मेरे बच्चे फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड ध्यान समझिए, फॉरवर्ड मार्केट का एक ऐसी मार्केट जहां पे हम सेल एंड परचेज कर रहे हैं, किसका, फॉरेन करेंसी को खरीद बेच रहे हैं, लेकिन कब खरीद बेच रहे हैं,
आर डन ऑन स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। खरीद बेच कब रहे? फ्यूचर में खरीद है, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि देख भाई आज मेरे पास पैसे नहीं, मैं तेरे से अगले महीने खरीदूंगी, ठीक है? तो फ्यूचर में खरीद रहे हैं, बेच रहे, बट एट दैट रेट मतलब उस प्राइस पे खरीद बेच रहे विच इज एग्रीड या डिसाइडेड टुडे, लेकिन उस रेट पे खरीद रहे जो हमने आज डिसाइड किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में तो महंगा हो सकता है, मैं तो लुट जाऊंगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज 70 रुपए का चल रहा है, हम 75 पे, हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने फाइनल कर लिया 75 पे। एक महीने के बाद मान लो रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया 80 रुपए का, तो भाई मैं तो 75 रुपए में क्या कर लूंगी मेरे बच्चे, खरीद लूंगी। मैं क्या कर लूंगी मेरे बच्चे, 75 रुपए में खरीद लूंगी। एक तो 5 रुपए का लॉस बचाया अपने आप को, 80 रुपए रेट चल रहा था 75 में खरीद लिया। दूसरा गेन भी कमा लिया। कैसे गेन कमा लिया? खरीदा 75 रुपए में, 80 रुपए पे बेच दूंगी, 5 रुपए क्या कमा लूंगी, प्रॉफिट भी कमा लूंगी। तो 5 रुपए का स्पेक्युलेटिव गेन भी हो गया। सो यही एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट डज नॉट डील विद स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शन मतलब ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं होती। जो भी खरीदा या बेचा जा रहा है वो फ्यूचर में खरीदा बेचा जाता है, लेकिन उस प्राइस पे खरीदा बेचा जाता है जो हमने आज डिसाइड किया। नेक्स्ट, ये फ्यूचर रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसके अंदर आती है, ये तो हमें पता ही है। आप बोल रहे हैं व्हाई फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस आर कॉन्ट्रैक्टेड, क्यों हम ये हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आते हैं, क्यों ये होता है, क्यों हम फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, खरीदते बेचते फ्यूचर में है लेकिन उस प्राइस पे, ताकि आज जो आज डिसाइड किया। क्यों? यही 2 पॉइंट है। टू अवॉइड द रिस्क एंड लॉसेस, खुद को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी रिस्क और लॉस से। तो अब देखो, मुझे लग रहा था 80 रुपए होगा, मैंने खरीद लिया 75 में, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था। हमारा फिक्स प्राइस क्या था, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था ये, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ 5 रुपए के लॉस से या फिर रिस्क से। नेक्स्ट, टू मेक अ स्पेक्युलेटिव गेन। अब एक गेन कमाने के लिए, गेन मतलब एक सट्टा, एक गेन है ना, कि स्पेक्युलेटिव गेन का मतलब है सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना और बाकी प्रॉफिट। अब मैंने खरीदा कितने में, 75 रुपए में इससे, ठीक है, और रेट क्या चल रहा है 80 रुपए, 75 में खरीद लूंगी, साथ के साथ बेच दूंगी, 5 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लूंगी, यानी मेरे को क्या हो जाएगा, स्पेक्युलेटिव गेन भी हो जाएगा। आज क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। बस यही आपकी क्लास थी, यही आपका चैप्टर था। मैंने सारे के सारे मेन टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और एक क्विक रिवाइज कराने की कोशिश करी है चैप्टर की। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।